एंशिएंट हिस्ट्री में अब पहुंच चुके हैं सेशन नंबर 3 पे। हमने पहले बात करी कि किस तरीके से हिस्ट्री रूप ले रही है, एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की जिसमें हमने बात किया पैलेओलिथिक एज के बारे में, फिर मीसोलिथिक एज के ऊपर चर्चा की, नियोलिथिक एज के बारे में चर्चा की और फिर सेशन 2 आया। सेशन 2 में हमने स्पष्ट रूप से चैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर एज को देखा। कॉपर एज को देखने के साथ में हमने पैरेलल ही स्टडी करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की सोसाइटी थी, कल्चर था, बिजनेस था, ट्रेड था, या फिर किस तरीके का रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, किस तरीके से वो रोजमर्रा के जीवन में जीते थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, कौन से भगवान को पूछते थे, और ये तमाम चीजें, ज्वेलरी पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं, हेयर स्टाइल कैसी है, बाल कैसे हैं, और उनको कौन कौन सी टेक्निक्स आती थी, जैसे कि हमने लॉस्ट वैक्स टेक्निक की भी बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि उन लोगों को, या फिर हम बात करें अगर सिर्फ चैल्कोलिथिक एज की, तो उनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने सेशन 2 को जब एंड किया था तब हमने आपको बताया था कि आयरन एज के बारे में जानकारी मिलने वाली है, और इस आयरन एज के साथ ही पैरेलल में वैदिक कल्चर चलने वाला है। और इसी समय पर साउथ में मेगालिथिक कल्चर भी आता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, एक जैसे आज के समय आप मकबरा या टूम्ब देखते हैं, या फिर किसी को गड़ाया जाता है, उस तरीके से जो टूम्ब स्टोन बनाया जाता है वो बड़े बड़े पत्थरों का बनाया जाता था, जिसमें एक गोला होता था और उसके अंदर पुश्तैनी तरीके से उस जगह को यूज करा जाता था बरियल के लिए, गड़ाने के लिए अपने जो डेड हैं उनको। जो भी मर जाता था पारिवारिक स्थिति में, तो उसको एक परिवार में दादा को, नाना को, इस तरीके से उसको मल्टीपल तरीके से यूज करते थे। मेगालिथिक कल्चर ये हो गया था। अब बात कर रहे हैं हम इसके बाद वैदिक कल्चर की टाइमलाइन याद रखें, 1500 से 600 बीसी, मतलब ईसा के जन्म के हम पहले की ये पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं, 1500 से 600 तक। अगर मैं 1500 आज से गिनना चालू करूं तो लगभग 3500 साल पहले की बात हम करने वाले हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वैदिक कल्चर में जब हम पढ़ते हैं तो वो ये है कि आर्यंस जो है वो आते हैं। अब आर्यंस के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी गई हैं कि कहां से आए, कहां से नहीं आए हैं। आप अगर बात करें बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वो आर्कटिक से आए थे। कुछ थ्योरीज में ऐसा कहा जाता है कि ये जो हिंदू कुश का इलाका है इसके पास से आर्यंस का इन्फ्लो हुआ था, और फिर यहां पर वो इंडिया में आते हैं, वेस्टर्न साइड में इनकी बसावट बनती है और धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं तो गंगा वैली तक के लेटर वैदिक एरा में पहुंच जाएंगे। इंडो आर्यन माइग्रेशन का ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा इन्फ्लो हुआ था 1750 बीसी, 1750 एडी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1750 बीसी में इन्फ्लो ऑफ आर्यंस या फिर इंडो आर्यन जो रूट है ये यहां पर दिखाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये हिंद कुश के इलाके से आते हैं, नेपाल की तरफ भी स्प्रेड होंगे, इंडियन मेनलैंड की तरफ भी, और इसके साथ में जो वेस्टर्न इलाका है गुजरात, सिंध, पाकिस्तान, ये सारी जगहों पर भी स्प्रेड होते हैं। अराइवल ऑफ आर्यंस जो की चर्चा हमने अभी मैप के द्वारा की, इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो आर्यंस का मतलब जो होता है, जो मायना होता है आर्यन शब्द का, वो ये होता है कि सुपीरियर रेस, मतलब जो रेस है, जो कि नस्ल है वो बेटर है। और जनरली इसको नोबल मैन के तरीके से भी देखा जाता है, नोबल मैन भी जनरली इसको रेफर करा जाता है। इनका जो इतिहास है वो 1500 से 600 बीसी में इनकी पूरी स्टडी होने वाली। इनका इतिहास जो है वो वैदिक पीरियड के साथ ही मर्ज करने वाला है, हम उसी को साथ में पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनली जो होम है आर्यंस का, उसके ऊपर काफी डिबेट चलते रहते हैं। कुछ ये कहते हैं कि आर्यंस जो है वो स्टेपी रीजन से आए हैं, उसके बाद कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए हैं, और यहां से आते हुए ये पंजाब के रीजन में स्प्रेड हो गए 1500 बीसी में। भोगस खाई इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक भगवानों की चर्चा की गई, इंद्र, वरुण, नसत्याग। अब ये 4 भगवान जो हैं ये सेंट्रल होने वाले हैं। जब आप अर्ली वैदिक एरा की बात करेंगे तो अर्ली वैदिक एरा में ये सेंट्रल गॉड होने वाले हैं, और यहीं से आप जो सेंट्रल एशिया की थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं प्रूव कर पाते हैं। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसा डिवीजन मैंने आपको बताया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 फेसेस में था। पहले वो ग्रो कर रहा है, बाद में वो अपने क्लाइमेक्स पे आएगा और फिर वो डिक्लाइन करने लगेगा। इस तरीके से अगर आप वैदिक एरा की बात करें तो इसको डिवाइड करा है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी तक चलेगा, और उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 400 साल के लिए चलने वाला है, 1000 से 600 बीसी तक। आर्यंस जो है इनके जो नाम है ये हमें हिटिट इंस्क्रिप्शन जो है वहां से पता चलता है, जो एनातोलिया का है, या फिर कसेट इंस्क्रिप्शन जो इराक का है, या फिर मितानी इंस्क्रिप्शन सीरिया का है। इन सब जगहों से हमें जानकारी मिलने वाली है आर्यंस के बारे में। तो आर्यंस के बारे में जानकारी हमें कहां से मिल रही है, या फिर कहां से इन्फ्लो हुआ उनका, माना जाता है सेंट्रल एशिया से हुआ। ये क्यों माना जाता है? क्योंकि 4 भगवान हैं जिनका नाम इंद्र, वरुण, मैत्रेय और नतस्य, इन चारों नामों से हमें लगता है कि ये सेंट्रल एशिया जो है इनका होमलैंड हुआ करता था। उसके अलावा एनातोलिया की बात कर ले, सीरिया की बात कर ले, तो यहां पर भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनसे हमें जानकारी सफिशिएंटली मिलती है आर्यंस के बारे में। आर्यंस जो है उनके जिक्र आता है तो इंडो ग्रीक जो फेनेटिक्स है उसमें कहा जाता है सप्त सिंधु के इलाके में जो आर्यंस है वो आके बसे हुए थे। सप्त सिंधु जो नदियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप थोड़े से नाम देख लीजिए, जैसे झेलम को कहा जाता था हड़प्सिस, इंडस को इंडोस कहा जाएगा,
एकिनीस जो है वो चिनाब को कहा जाता था, हेड्रोटेस रवि को कहा जाता है। जिस तरीके से ग्रीक नाम दिए हैं सारी नदियों के, जहां पर आज के समय में आप पंजाब की चर्चा करते हैं, पंजाब जो बसा है वो सारी नदियों की। इसके अलावा किताबों से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। ईरान में एक बहुत ही मुकद्दस किताब है जिसको काफी पूजा जाता है, काफी माना जाता है, उसको आप ज़ेंट अवस्था कहते हैं। जो ज़ेंट अवस्था है उसमें स्पष्ट रूप से आर्यंस के बारे में, आर्यन के भगवानों के बारे में, जिसमें इंद्र और वरुण है, उनकी चर्चा होती है। कौन सी भाषा बोला करते थे? तो जो इंड्रो आर्यन लैंग्वेज है वो संस्कृत थी। और जो वेद हैं ये जो डिराइव करे गए हैं, कहां से डिराइव किए गए हैं? तो वेद के लिए जो रूट था, इसका जो मूल शब्द है वो है विद। और विद का मतलब होता है जानना, टू नो। और इसी के साथ आप वेद को देखें तो वेद को ऐसा माना जाता था कि सुपीरियर नॉलेज है, ये नॉलेज जो है ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है और इसी के हिसाब से सारी चीजें चलने वाली हैं। जो आप अली वैदिक एरा में भी आप देखेंगे तो सारी चीजें जो भी डिस्कस हो रही हैं, सारे जो लॉज बनाए जा रहे हैं, जो भी सोसाइटी है, उसको वैदिक कल्चर के हिसाब से डिजाइन करा गया था। बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो डेवलप होने लगते हैं और ये डायरेक्ट रिजल्ट थे किसके? जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी वैदिक कल्चर की वजह से, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है या फिर डायरेक्ट आफ्टर मैथ है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप होने वाले हैं, जो हम सेशन 4 में बात करेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म की चर्चा शुरू कर देंगे। अलग अलग स्कॉलर्स बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ आर्यंस की, कि कहां से ये आर्यंस आए थे। जैसे मैक्स मुलर की बात करें तो ये कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये कहते हैं तिब्बत से आए हैं। मे और कहते हैं ये पामीर प्लेटो से आए हैं। और लोकमान्य तिलक जो है वो कहते हैं आर्कटिक रीजन से आए। तो इस तरीके से अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनकी अलग अलग थ्योरी है ओरिजिन की, और इसके ऊपर अभी भी विवाद चलते रहते हैं। अभी भी कोई स्पष्ट रूप से, हालांकि बहुत सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन जब तक एनसीईआरटी में तब्दीलियां नहीं आ रही हैं, जब तक उसको एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट के तौर पर नहीं देखा जाएगा, तब तक तो इस तरीके की जो वेग आइडियाज हैं ये चलते रहेंगे। कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करें जो सोसाइटी के बारे में जरूरी हैं या फिर जो ऋग वैदिक या अली वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनकी बात करें। 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, इसी को आप ऋग्वेदिक पीरियड के तौर पे जानते हैं। और यहां से हमें जानकारी मिलती है, जो मेन सोर्स है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 हाइम्स है। मंडल्स या फिर चैप्टर्स है जिसमें 2 और 8 जो है इसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इसमें 7 जो सेज थे उनकी जानकारी आपको देखने मिलती है। 2 से 7 की अगर बात करें तो इसमें ऋग्वेद का पोर्शन है, और 1 से 10 की बात करें तो इसमें लेटेस्ट एडिशन जो करे गए थे वो 1 से 10 में करे गए। 10 मंडल हैं जिसमें फेमस पुरुष सूक्त है, जिस पुरुष सूक्त के हिसाब से आपने देखा होगा वर्ण सिस्टम डिसाइड करा जाता है, जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में पढ़ते हैं। वो चीज आपको 10वें मंडल में मिलेगी। तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र ने कंपोज करा था, जिसमें गायत्री मंत्र है। और जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी के लिए बनाया गया है, गॉडेस सावित्री के लिए बनाया गया है। 114 मंत्र हैं 9th मंडल में, जो कि डेडिकेट किए गए हैं सोम के लिए, जो कि कश्यप ऋषि के द्वारा बनाए गए थे, कंपोज करे गए थे। इसके अलावा बात करें तो सामवेद जो है वो सबसे छोटा वेद है, और जो गोत्र शब्द है वो सबसे पहली बार अगर मेंशन किया गया था तो वो ऋग्वेद में मेंशन किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अर्ली वैदिक पीरियड की जब बात आएगी तो आपको ये सारे फीचर्स पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो कहा जाता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड या फिर आर्यन सेटलमेंट्स बनी थी ये 7 नदियों के पास में थी। सप्त सिंधु जिसको कहते हैं, जिसमें इंडस आने वाली है, झेलम, चिनाब, पुरुषनी जिसको आप रवि कहते हैं, बिपाशा ब्यास, सतुद्री मतलब सतलज, उसके बाद सरस्वती जिसको आप घग्गर कहते हैं। वत्सा, वतस्ता जो है झेलम है, सिंधु को इंडस कहते हैं। इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं। इस तरीके के नाम आपको मैच द कॉलम में आ जाते हैं। आपसे कह दिया जाएगा कि ये जो चीज लिखी है इसके सामने जो नदी लिखी है, क्या उसका वही वैदिक पीरियड में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में इसको इस तरीके से ही जाना जाता था। इसके अलावा अफगानिस्तान का इलाका है, पंजाब और हरियाणा के इलाके में भी इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा वैदिक काल में अर्ली वैदिक पीरियड में सिंधु की होती है, और सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा सम्मान या फिर पूजनीय माना जाता है अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसको मतितमा, देवी माता या फिर नदीतमा के तौर पे संबोधित करा जाता था, एड्रेस करा जाता था। सरस्वती वैली को कहा जाता था ब्रह्मवर्त, हिमालय को हमवत कहा जाता था, और हिंदकुश को कहा जाता था मुंजवंत। इस तरीके के नाम भी आपसे मैथ द कॉलम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमेशा याद रखनी है, चाहे हम मिडिवल पढ़े, एंशिएंट पढ़े, तो ये टर्मिनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है। ऋग्वेद की कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन हुआ करती थी उनको जनास कहते थे। सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में। जो नॉन आर्यंस थे उनको दासाज या दस्यूस कहा जाता था। सोसाइटी इगैलिटेरियन है, मतलब सबको बराबरी से हक मिलने वाले हैं पढ़ाई लिखाई के, सारी तमाम चीजों के, जैसा हम देखते भी हैं। जो हम बात करेंगे कुछ विमेन स्कॉलर्स की जिन्होंने काफी ज्यादा एडिशंस और इनपुट्स दिए हैं, पोएम के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में, और एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में रोल प्ले करा करती थी विमेन। वैदिक पीरियड में आप देखें तो सोशल डिवीजन जो है वो इतने रिजिड नहीं होने वाले हैं। जो कास्ट बेस्ड रिजिड डिवीजन होते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने मिलेंगे वो यहां नहीं मिलने वाले।
सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो पैट्रियार्कल था, मतलब पितृसत्ता थी। तो फादर जो होगा वही हेड होने वाला है घर का। इसके साथ जो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का उसको फैमिली या फिर ग्रहम कहेंगे, ग्रह ग्रहम इस तरीके से होता है, और उसका जो हेड होगा उसको ग्रहपति कहेंगे। तो जो ग्रह या ग्रहम का हेड है वो ग्रहपति है। स्लेव्स यूज करे जाते थे लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करने जाने वाले हैं। वर्ण सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो वर्ण शब्द है ये ऋग्वेद में यूज करा जाता था आर्यंस के लिए या फिर दासास के लिए, रिस्पेक्टिवली जो फेयर या डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं उस हिसाब से इनको वर्ण में डिवाइड कर दिया जाता था। कुछ विमेन पोएट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, बराबरी में विश्वास रखा जाता था, तो विस्वरा, लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी और आपल, इस तरीके से बहुत सारी फीमेल सेजेस भी रही हैं जिन्होंने अपने समय में काफी कंट्रीब्यूशन दी है ऋग्वेद के कॉम्पोजिशन में। तो ऋग्वेद कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था, सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, बराबरी की बात करी जाती थी। यहां पर देखें उस समय पर जो विमेन थी वो भी पढ़ाने का काम या फिर जो नॉलेज इंपार्ट करने का काम है वो करा करती थी, जो आपको इस पिक्चर से देखने मिल रहा है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो विमेन कर रही है। इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाता है, तो पॉपुलर असेंबलीज जो होती हैं उनसे भी विमेन जुड़ी हुई थी। चाइल्ड मैरिज और सती प्रैक्टिस जो है, सती प्रथा जो है वो वहां पर एब्सेंट थी, और इसके साथ में स्पेशली विडो रीमैरिज यहां पर होती थी, जिसको आप नियोग के तौर पे जानते हैं। अब ये जो नियोग है इसके बारे में महाभारत में भी कहीं ना कहीं चर्चा करी गई है। इस सब चीजों के बारे में आपको अगर आप चाहेंगे गूगल पे भी इस तरीके की चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। नियोग के प्रोसेस को जरा समझते हैं। तो नियोग में क्या होता था, हर परिवार के, हर ग्रह के या हर ग्रहम के एक गुरु हुआ करते थे। वो जो गुरु होंगे उस स्थिति में जो औरत है उसका अगर पति मर जाता है वो विधवा हो जाती है। पर अब पॉपुलेशन तो आगे बढ़ानी है, पॉपुलेशन को आपको इंक्रीज करना है, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करना होगा, और इसी के लिए नियोग का प्रोसेस यूज करा जाता था। आप नियोग के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता था, जो दूसरा पर्सन है, जनरली वो गुरु हुआ करते थे या फिर जो लर्नेड पर्सन होंगे वो होंगे, उनकी बॉडी को और विमेन की बॉडी को घी से कवर कर दिया जाता था। और जो इंटरकोर्स होता था उस इंटरकोर्स में बेसिकली सेक्सुअल फीलिंग के लिए नहीं, वो सिर्फ इसीलिए होता था ताकि आप पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पाए। उस ओरिएंटेशन से ये प्रैक्टिस करी जाती थी। विडो रीमैरिज की बात करें या फिर जो नियोग प्रैक्टिस है उसको इस तरीके से करा जाता था ताकि पॉपुलेशन बढ़े, और ये जना में प्रेवलेंट था, ऋग्वैदिक पीरियड में ये प्रेवलेंट था। तो आपको ये बात याद रखनी है, महाभारत में भी कहीं ना कहीं इसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। आप अगर पढ़ेंगे या फिर आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात कहां पर कही गई थी। दो ड्रिंक बहुत पॉपुलर है, एक तो सोमा और एक सुरा। जो सोमा है वो सैंक्शन करा गया था रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता था कि आप सोमा पी सकते हैं, सोम आप पी सकते हैं, सोमरस को आप पी सकते हैं। लेकिन अगर बात करें उसकी दूसरी तरफ, दूसरा जो है वो सुरा, इसके लिए जो भी आपके लर्नेड पीपल हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो मना करते थे, डिसअप्रूव करते थे कि आप सुरा नहीं पी सकते। जो वेल्दी पर्सन होगा उसको गोमत कहेंगे, और उसकी बेटी जो होगी उसको दोहित्री कहते हैं। दोहित्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो गाय का दूध निकालती है। फेवरेट पास टाइम की बात करें अगर सोसाइटी का, तो चैरियट रेसिंग, जो घोड़े के पीछे बग्गी बांध के दौड़ लगाएंगे, रजनीकांत की पिक्चरों में आपने देखा होगा, उस तरीके से एक हो गया। साथ में घोड़े की दौड़ लगाई जाएगी। लूडो आपने खेला होगा, जो डाइस से आप लूडो खेलते हैं उस तरीके से लूडो यहां पर भी खेला जाएगा। डाइस के साथ में अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, तो डाइसिंग हो गई। म्यूजिक है, डांस है, ये सारी चीजें आपकी फेवरेट पास टाइम हो जाती है। मोनोगेमी होती थी, मतलब एक आदमी की एक ही बीवी होती थी। हालांकि बहुत सी जगह पर मल्टीपल, मतलब एक आदमी की बहुत सारी बीवियां, इस तरीके की प्रैक्टिस भी देखी गई है, खासकर रॉयल और नोबल फैमिलीज में। विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। आप चाहे तो आप पढ़ लिख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो मेन और विमेन दोनों ही ज्वेलरी पहना करते थे, और काऊ का मीट खाना प्रोहिबिटेड था क्योंकि काऊ को एक सेक्रेट एनिमल माना जाता था। सोसाइटी के बाद अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। तो जो बेसिक यूनिट हुआ करता था वो कुला या फैमिली हुआ करती थी। ऋग्वैदिक पॉलिटी जो थी वो नॉर्मली मोनार्की थी, और यहां पर हेरिडिटरी होगा, मतलब इसके बाद इनका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, इस तरीके की प्रैक्टिस हुआ करती थी। पुरोहित होगा जिसका काम होगा डोमेस्टिक, जो पूजा पाठ और प्रीस्ट वाला जो काम होता है वो करेंगे, और इनको फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर माना जाता था। मतलब पुरोहित जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस मोनार्की के सिस्टम में। जो हेड होने वाला है उसको राजन कहेंगे, और राजन को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग थे, जैसे पुरोहित या फिर ग्रामीणी, सेनानी, इस तरीके की पॉपुलर लोग हुआ करते थे, पॉपुलर ऑफिसर्स थे। और इसके साथ में पॉपुलर बॉडीज थी जैसे सभा, समिति और विधाता, गना और शारदा। ये जो अलग अलग बॉडीज है इनके अलग अलग नाम इनकी व्यवस्थाओं के अनुसार थे। जैसे सभा की बात करें तो इसमें कुछ गिने चुने लोग हुआ करते थे। समिति जो है वो लार्जर बॉडी हुआ करती थी, इसमें ज्यादा लोग होंगे। अब आज के समय में मान के चले जैसे जो सभा है वो कैबिनेट हो जाती है, और जो समिति है उसको आप मान सकते हैं असेंबली। तो इस तरीके का डिफरेंस हुआ करता था। विधाता इन सब में सबसे पुराना जो सिस्टम था वो विधाता का था। जनास जो है वो डिवाइडेड थे विश्व में,
और विश को फर्दर डिवाइड किया कुल में, और कुल से फिर फर्दर डिवीजन था गृहास में। तो यहां पर जो कुल होने वाले हैं उनके जो हेड होंगे वो कुलापा होंगे, और गृह जो है वो उसके हेड होंगे गृहपति या फिर दंपति। गौन एक ऐसी प्लेस हुआ करती थी जहां पर जो जानवर या मवेशी हैं उनको बांधा जाता, और जब लड़ाई हुआ करती थी गायों के लिए उस क्वेस्ट को गविष्टि कहा जाता था। तो ये कुछ नाम है: गृहपति, दंपति, गौन, गविष्टि, विश, कुल, कुलपा, सभा, समिति, विधाता, गणा, शारदा, पुरोहित। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि सवाल यहीं से बनने वाले हैं। इसी तरीके के आपसे मैथ तो कलम में सवाल पूछ लिए जाएंगे, या फिर ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ग्रुप्स की बात करें तो जो कुलाज है वो ग्राम से बने हुए थे। जैसे ग्राम है उसके हेड होंगे ग्रामणी। धीरे धीरे ये बेसिक यूनिट हम एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने अगर हमारा यूट्यूब पे मिशन स्वाभिमान फॉलो किया होगा तो उसमें हमने अलग अलग सेक्शंस आपको बताए थे मिडिवल पीरियड में कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में मुगलिया सल्तनत में या फिर बहमनी सल्तनत में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस तरीके से यहां पर। इसके बाद एक शब्द आता है वज्रपति। ये जो वज्रपति होता है ये लीडर है, इसके पास बहुत बड़ी जमीन होने वाली है और ये लीडर होंगे कुलप्पा या फिर ग्रामीणीज के, ये लीडर होने वाले हैं। राजा जो है वो जन के ऊपर रूल करने वाला है, पर स्पेसिफिकली किसी जमीन के टुकड़े ऊपर राजा रूल नहीं कर रहा है। राजा का मेन काम जो होता है वो एज अ प्रोटेक्टर होता है। इसीलिए बहुत सारी जगह पर जो राजा है या राजन है उसको गोप जनस्य या फिर गोपति जनस्य भी कहा जाता है। कुछ नॉन मोनार्कियल स्टेट्स भी हुआ करती थी जिसमें ग्रुप में डिसीजंस लिए जाते थे और ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। इनको आप गणपति या फिर ज्येष्ठा कहते हैं। राजन जो है उसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ब्यूरोक्रेसी भी एब्सेंट थी और मिलिट्री का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करा जाता था ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, जैसे कि व्रत, गना, ग्राम और शारदा। ये तरीके के लोग जो हैं वो ट्राइबल आर्मी या फिर मिलिट्री के फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। ट्राइबल किंगडम्स की बात करी जाती, जैसे भरतास जो है, मत्स्यास, यदुस और पुरुष जो है ये ट्राइबल किंगडम को बिलोंग करते थे। यहां पर ही हमें पता चलता है बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में, 10 राजन वॉर के बारे में। ये रावी नदी के किनारे पर लड़ी गई थी प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ के लिए, और वेल्थ क्या थी उस समय? कैटल्स और काउज ही उस समय की वेल्थ हुआ करती थी। इसके लिए लड़ाई हुई थी और यहां पर जीते थे जो सुदासा नाम के राजा थे, वो जीतते हैं जो भारत जना से बिलोंग करते थे, जो भारत ट्राइब है उससे बिलोंग करते थे सुदास, वो जीतते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था और प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ कैटल्स हुआ करती थी। ऋग्वेदिक आर्यंस जो है वो कोट मेल और हेलमेट को यूज करते थे लड़ाई के लिए। हेलमेट तो आपको समझ में आ गया, कोट मेल क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान के चलिए ये इस तरीके से एक इंसान है, तो इंसान जो इस तरीके का ये पहनने वाला है इसके सामने एक प्लेट होती थी मेटल की, और मेटल कौन सा होगा? वो आयरन। तो इसकी इस तरीके की गोले की प्लेट यूज करी जाती थी, ऊपर से एक कपड़ा होता था, कपड़े पे गोले की प्लेट होगी, इसको आप कोट मेल कहते हैं। तो जो कोट मेल यूज करी जा रही है आयरन के द्वारा वो यूज करी जाती थी, और ये अपने आप में एक अपडेशन, क्योंकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वहां आपने देखा स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ में इनको तलवार और इन हथियारों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना इनको जानकारी थी इस तरीके के आर्मर्स के बारे में, कोट मेल या फिर हेलमेट्स, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं है। सोसाइटी और उसके बाद पॉलिटी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी कैसी थी? तो आप देखेंगे बेसिकली ये पेस्टोरलिस्ट थे, पेस्टोरल है, और साथ में इनका दूसरा पेशा, सेकेंडरी पेशा एग्रीकल्चर था। मतलब नोमैडिक लाइफ जीने वाले। अब मवेशियों के साथ आप देखते हैं आज के समय भी जो मवेशी पालते हैं उनका काम है एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि वो मवेशी जो है वो ग्रेजिंग करेंगे, जहां पर भी हरी घास होगी वहां वो चले चलेंगे। इसके साथ में एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंडरी प्रैक्टिस होने वाली है, और कैटल ही उनकी सही मायने में वेल्थ हुआ करते थे। अगर जिसके पास 100 गाय है और किसी के पास 20 गाय है तो वो 100 गाय वाला अमीर माना जाएगा, धनाढ्य माना जाएगा। उस समय इस तरीके से वेल्थ कैलकुलेशन होता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इतना ही होता था कि कंजम्पशन कर लो, सिर्फ खा लो, हैंड टू माउथ वाला काम था। सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर करा जाता था। नॉलेज थी भले उनको एग्रीकल्चर के, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से काम करा जाता था कि मवेशियों को या फिर जो पेस्टोरल लाइफ है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। वुडन प्लॉ का यूज करा जाता था एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस में। यवा, जिसको आप बार्ली भी कहते हैं, जिसको आप जौ भी कहते हैं, ये उगाया जाता था। कॉमनली इस ग्रेन को उगाया जाएगा। और बलि जो है, जो वॉलंटरली आप राजा को जो गिफ्ट देते हैं, वो वाली प्रैक्टिस भी चलती है। साथ में बार्टर सिस्टम था कि मतलब आप मुझे टमाटर दो, मैं आपको चावल दूंगा, इस तरीके से प्रैक्टिस थी। और गोल्ड कॉइन, जिसको आप निष्कय कहते हैं, इस तरीके के भी यूज करा जाते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जबकि लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन होते हैं तब। तो कॉइन्स सामान्यतः तो जानकारी में नहीं थे, पर निष्कय नाम के जो कॉइन्स हैं ऐसा कहा जाता है कि बड़े ट्रांजैक्शंस पे उपयोग करे जाते थे। ना तो कोई टैक्स इंपोज करा जाता था, ना इनके पास कोई खजाना या फिर कोई ट्रेजरी ऐसी थी जहां पर ये सारा टैक्स जो है वो इकट्ठा करके रखने वाले, इस तरीके की कोई प्रैक्टिस नहीं। कॉपर के टूल्स जो हैं वो भी यूज करे जाते हैं। पंजाब और हरियाणा की जगहों पर आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं कि कॉपर टूल्स यूज करे गए थे।
यहां पर इस पिक्चर में आप देखिए इस तरीके से ये पेस्टोरल की लाइफस्टाइल जिया करते थे, जिसमें घोड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मवेशियों को लेकर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जहां पर भी ग्रेजिंग की व्यवस्था होगी वहां पर ये शिफ्ट हो जाया करते थे और सीजनल वेरिएशंस इनकी मूवमेंट में आपको इसी तरीके से देखने मिलते रहेंगे। किसी भी मेटल को अयस्क कहा जाता था और सोने को कहा जाता था हिरण्य। आर्यंस ने ही स्पोक्ड व्हील, इस तरीके के व्हील को इंट्रोड्यूस किया था। घोड़े का इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जैसा हमने पिक्चर में भी देखा। इसके अलावा आप देखें तो ऋग्वेदा जो है यहीं पर हॉर्स से चलने वाली जो बग्गी होती है, आपने बाहुबली में भी देखी हुई इस तरीके से बग्गी, इसमें बड़ा सा व्हील होता है और सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर घोड़ा लगा होता है जो कि दौड़ाता रहता है इस बग्गी को। तो ये स्पोक्ड व्हील का यूज करा करते थे अपनी बग्गी में, और ये जो प्रैक्टिस है ये आर्यन के समय में आ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो हंटिंग करेंगे, कारपेंट्री, टैनिंग। टैनिंग का मतलब होता है जो लेदर है, लेदर को टैन कर दिया जाता है, उसको साफ सफाई करके उसका उपयोग करने के लिए यूज करा जाता है। वीविंग होगी, चैरेट मेकिंग है, मेटल स्मेल्टिंग है, ये सारे काम करे जाएंगे। पानी जो है एक क्लास ऑफ ट्रेडर्स को कहा जाता था। साथ में पॉटरी की भी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने हर जगह पर पॉटरी की स्टडी करी। यहां पर ओकरा कलर्ड पॉटरी या फिर जो लाल सा कलर एक होता है, गेवरी का कलर होता है, जो जमीन में भी आपने देखा होगा, जिसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो कलर यहां देखने मिलेगा। साथ में पेंटेड ग्रे वेयर्स भी आपको देखने मिलते हैं। इसी समय के सिग्निफिकेंट हो जाते हैं ये पॉटरी और ये वेयर्स।